स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और हमारे साथ स्टूडियो में इस हफ्ते के दो खास मेहमान हैं। जियोजित बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह, आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद आपका भी। और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं आपके सामने और कुछ यंग इन्वेस्टर्स भी हैं जो आगे चलकर शेयर बाजार में शायद अपना नाम कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। पेरेंट्स के साथ ही आए हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, सीधे चलेंगे तुषार जी के पास। तुषार जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ग्लोबल ग्रोथ एंड द वॉलेटिलिटी विटनेस्ड बाय अस इन द दिस वीक, it is very upsetting for an investor. So how should we approach investment? Should we be on the sideline for the time being till this volatility settles, or take it as it comes? जो पिछली सीरीज रही है वो काफी दिक्कत में डालने वाली रही है गौरांग। 5.5% की गिरावट, उथल पुथल बाजार में। ये बताइए क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच का अप्रोच सही है या गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका शायद। देखिए, पहले तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको जरा भी हिचकना या फिर झिझकना नहीं चाहिए अगर आपका निवेश अगर अच्छे स्टॉक सेक्टर्स में है तो। दूसरी बात, अगर आपको मार्केट में 5 या 10% का करेक्शन आते दिखता है तो मेरी राय में तो मैं आपको ये कवायद करूंगा या फिर सुझाव दूंगा कि आप और जाकर के पैसे लगाएं अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो। देखिए, दिक्कत छोटी अवधि में कारोबारियों को आती है या फिर छोटी अवधि के नजरिए से जिन्होंने निवेश किया उनको आती है। और बाजार के दो पहलू हैं, एक तो है सकारात्मक यानी कि ऊपर जाना, दूसरा है नकारात्मक यानी कि नीचे आना। और हम जुड़े हुए हैं विश्व भर के मार्केट से, और हम एक ऐसे इमर्जिंग मार्केट की बास्केट की एक पार्ट है जहां पर हाल ही में काफी कुछ हलचल हुई थी चाइना को लेकर के। हमारी अर्थव्यवस्था काफी सुरक्षित है और मैं ये मानता हूं कि जो कमोडिटी के दाम नीचे आए हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सकारात्मक बात है। और बहुत जल्द मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि हमारी जो सॉवरेन रेटिंग है वो भी ऊपर की तरफ ली जाए, जो मेरे ख्याल से विदेशी संस्थागत निवेशकों को काफी आकर्षित करेंगे यहाँ निवेश करने। लंबी अवधि का नजरिया, गिरते हुए बाजार में मौके होते हैं निवेश करने के। कैन वी एक्सपेक्ट अनदर 10% करेक्शन? भैया, नामुमकिन जैसी बात तो बाजार में कोई नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ये कोई आपको बोले कि ये नामुमकिन है तो बाजार में ये शब्द है ही नहीं नामुमकिन। इसलिए मैंने बताया कि निवेश लायक पूंजी आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में लगाइए, एक साथ करके एक ही समय पर मत लगाइए। आप किश्तों में निवेश कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को पढ़कर, थोड़ी जानकारी रखकर, थोड़ा अभ्यास कर निवेश कीजिए। और लंबी अवधि का नजरिया, अभी ये वोलेटिलिटी जो आती है उसके कारण आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का शायद और लॉन्ग टर्म बदल जाए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में बदलना नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूं आपको। चलिए, उर्शिद जी भी हैं हमारे साथ। उर्शिद जी बताइए क्या करते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं? एमकॉम कर रहा हूँ और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो मुझे पूछना है कि अगले 5 साल में सेंसेक्स मुझे 50,000 और निफ्टी 15,000 के लेवल्स देखने पड़ेंगे, स्क्रीन में देखने मिलेंगे? मैं आपके एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगा। अमरीश जी बताइए। आई थिंक इट्स वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि जो हम लोग का नजरिया है इट इज पॉजिटिव लुकिंग एट द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। क्योंकि आज के दिन में वी कैन से दैट इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। कमोडिटी प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं एंड दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर इंडियाज ग्रोथ, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज द इंटरनल कंजम्पशन स्टोरी जो हम लोग का है। So I think if you're talking about the next 4-5 years, you can be bullish, but yes, markets will be volatile because of the international scenario. So I think you should clearly have a strategy. और जो मेरा strategy है, that is whenever there is a major dip, that is the day I buy. Whenever the market moves up, like what you have seen in the past few days, the markets have moved up sharply. That is the day I stay out. चलिए, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा, घबराइए मत, और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी अगले 5 सालों में, तो आराम से। हुसैन जी भी हैं हमारे साथ। हुसैन जी बताइए आप क्या करते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम इनटू डेटा प्रोसेसिंग और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 साल पहले से, गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले से हमने एक होप रैली देखी है जो निफ्टी को 9,000 तक ले गई और अब वो बबल बर्स्ट होता हुआ नजर आया है ब्लैक मंडे के दिन। और अभी काफी इंटरनेशनल इश्यूज भी चल रहे हैं, चाइना को लेके, ग्रीस को लेके, और हम ये सुनते आए हैं कि इंडिया इज मोर स्टेबल इकोनॉमी। तो क्या हम खुशफहमी में तो नहीं जी रहे?
or what are the other convincing factors for the investor to bring them to stock market? What are the other factors other than government and international factors that you should suggest? एक तो बात की आपने कमोडिटीज के गिरने की जिससे भारत को फायदा होगा, ये बताइए कैसे कन्विंस करेंगे ऐसे बाजार में जब एक ही दिन में इतना बड़ा फॉल 1600 पॉइंट का सेंसेक्स में हो जाए, जिसको ब्लैक मंडे की नाम दिया है अभी हमारे निवेशक ने। काफी लोग देखिए घबरा गए हैं जिस तरह से बाजार गिरा है, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं एक तो CNBC आवाज ने जो पहल की है, आवाज इन्वेस्टर क्लब, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हमारी जो जनसंख्या है उसके मात्र 2 या 3% जो जनसंख्या है वो निवेश करती है शेयर बाजार में, बाकी के लोग बिल्कुल यहाँ से वंचित है। तो ऐसे पहल के माध्यम के द्वारा मेरे ख्याल से और लोग आएंगे और इन्वेस्टर्स, रिटेल, छोटे मझौले जो भी हैं आएंगे। ब्लैक मंडे हो या फिर रेड फ्राइडे हो, इसे तो परिभाषा मुझे नहीं पता, रंग काफी नेक और अनेक है और हर एक की एक परिभाषा अलग होती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब 1500, 1600, 1700 पॉइंट सेंसेक्स गिरता है तब काफी कुछ हलचल हो जाती है, छोटे निवेशक काफी उलझ जाते हैं और अपना जो नजरिया होता है वो बदल देते हैं। लेकिन जैसे अभी अमरीश भी बता रहे थे कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, अगर आपने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की है, अगर आपने लंबी अवधि के नजरिए से पैसे लगाए, अच्छी कंपनियों में लगाए, तो आपके पैसे बेकार या बेफिजुल नहीं जाएंगे, वो आपको बिल्कुल कमा करके देंगे। रहा सवाल जो मैंने पहले सवाल में जो साहब ने हमें पूछा था कि हम एक ऐसी बाजार का एक हिस्सा है ग्लोबल जो विश्व के मार्केट है, अब वहां पर से अगर चाइना जैसा देश अगर दिक्कतें खड़ी करता है तो जाहिर है इसके जो झटके होंगे भूकंप के वो हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस पहलू में कौन सा वो सकारात्मक पहलू ढूंढेंगे, तो जैसे हमने बात की कमोडिटी प्राइसेस के जो कम नीचे है, खास करके कच्चा तेल 75 से 80% हमारा जो कंजम्पशन होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं और सबसे बड़ा डेफिसिट इसके कारण हमारे वित्तीय घाटे में आता था, अब वो नीचे की तरफ आया। तो एक तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो सुधरना, दूसरी तरफ रुपए डॉलर के अभी हम थोड़ी बहुत असमंजस स्थिति देख ले कि आने वाले समय में अगर ब्याज दरें कटती है, हमारी सॉवरेन रेटिंग अगर सकारात्मक थोड़ी बहुत ऊपर जाती है, रुपया स्थिर हो सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स मुझे तो थोड़े बहुत आसार सुधरते हुए नजर आए, जो भी कंपनियों के नतीजे आए तिमाही, वहां पर मुझे लग रहा है कि आप सुधरते हुए आसार होंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और ये देखते हुए कि चाइना में तकलीफ बहुत जल्द सुधरेगी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर मौके नेक अनेक होंगे जो कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को यहाँ पर आकर्षित करेंगे। बिल्कुल, चलिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बाजार बंद होने वाले हैं। ये एक मौका है जो हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं जिस पे आपको चौका मारना चाहिए, निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लेकिन नजरिए से। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आप कैसे आवाज इन्वेस्टर क्लब के स्टूडियो में आए, कैसे हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछें, तो बिल्कुल रास्ता आसान है। अपने बाजू में पकड़ा हुआ जो मोबाइल फोन है उसे उठाइए और लिखिए AIC स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस क्लब में काफी सारे इन्वेस्टर्स आज मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ रहे हैं। गौरांग और अमरीश हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए सीधे चलते हैं अवधेश जी के पास। अवधेश जी बताइए क्या करते हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पिछले वीक में हमने जो उतार चढ़ाव देखे मार्केट में, तो मेरा क्वेश्चन वही आता है फिर कि सही नजरिया क्या है किसी स्टॉक चुनने का, और उसके हिसाब से मुझे कौन से 3 या 4 स्टॉक आप बता सकते हैं जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकूं। क्वालिटी स्टॉक्स कैसे चुने, फंडामेंटल अच्छी कंपनियां कैसे चुने, यही सवाल है आपका। और क्या पैरामीटर्स में देखना चाहिए उसके लिए? क्या पैरामीटर्स देखना चाहिए, अमरीश बताइए। So clearly from a fundamental angle, यदि आपको देखने का है, then I think there are a couple of parameters you should look at. For example, management, as to how good the management is, are they investor friendly, corporate governance is high or not. I think these are a couple of things which you need to look at the management, उनका जो experience है. Then secondly, you need to look at the sector, whether this sector can perform well going ahead, like in the near future as well as the next 4-5 years. For example, I'm quite sure you'll not look at something like sugar at this point of time. But at the same time, for a company like which you're working, cement, I think that's where I think the near future looks decent because of the infra projects which will be coming up. So over the next 3-4 years, if you're talking of cement, one can be bullish. The next thing one should look at is consistency of earnings. I mean, is it positive cash flows or not? Then you need to see whether that company specifically has any special USP or a moat. So these are a couple of things if you look at, and if these are ticked,
then I think you should be looking at this specific company. तो मैनेजमेंट सेक्टर ठीक होना चाहिए और अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए। कुछ ऐड करना चाहेंगे गौरंग? 5 साल की बैलेंस शीट जाहिर तौर पर आपको एक अच्छा नजरिया देती है और वहां पर कुछ पहलुओं पर जो ध्यान देखना चाहिए वो कि जो बिक्री के आंकड़े होते हैं, आमदनी, डेट कितना है बैलेंस शीट पर, कैश कितना है, और जैसे अम्बरीश ने बताया कि अगर किसी क्षेत्र से, जैसे आप सीमेंट कंपनी में काम करते हैं अंबुजा में, तो उसका मार्केट शेयर क्या है, उसकी कंपटीशन कितनी है और किस प्रकार से वो आगे जाकर के आइदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपने शेयर धारकों को और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। चलिए, एक और इन्वेस्टर हैं प्रेम प्रकाश गुप्ता जी। पिछले हफ्ते भी आप आए थे, आपका सवाल नहीं हो पाया था, बताइए सर क्या जानना चाहिए? मैं प्रेम गुप्ता हूं और आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और रेगुलरली मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करता रहा हूं। पिछले 25 साल से मैं इस फील्ड में इन्वेस्ट करता रहा। 20-25 साल पहले जब हम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते थे तो जनरली सेबी का कंट्रोल होता था और फेस वैल्यू पर अलॉटमेंट होते थे। हम लोगों ने उन शेयरों को रखकर पिछले 20 सालों में काफी पैसा कमाया, लेकिन आजकल आईपीओ के अंदर पता नहीं चलता है कि हम पैसा कमाएंगे या पैसा गंवाएंगे, क्योंकि 10 में से 8 आईपीओ में हम लोग पैसा लूज ही करते हैं क्योंकि फ्री मार्केट मैकेनिज्म आ गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सेबी प्राइसिंग को कंट्रोल क्यों नहीं करती और बहुत सारे शेयरों में जिनमें हमने पैसा गंवाया, जैसे रिलायंस पावर 400 रुपए पे आया, आज उसकी वैल्यू 40 रुपए है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 150 रुपए पे आया, आज उसकी वैल्यू 50 रुपए है। एनएचपीसी 36 रुपए में आया, आज उसकी वैल्यू 16 रुपए है। तो ऐसे हालत में हम क्या करें? जी आप चलिए, ये सवाल कई इन्वेस्टर्स का है, लेकिन सेबी आपने कहा क्यों कुछ नहीं करती? सेबी ने देखिए काफी सारे कदम उठाए, सेफ्टी नेट लगाने की कोशिश करी, उसके बाद आईपीओ ही ड्राई अप हो गए, पाइपलाइन ही खत्म हो गया। गौरांग कैसे जवाब देंगे इनके सवाल का? वैसे इस साल मैं देख रहा था जो आईपीओ अब तक आए हैं उसमें ज्यादातर आईपीओ ने पैसा बना कर दिया है। वो सही बात है हेमंत और प्रकाश साहब, 20-25 साल से अगर आप मार्केट में पैसे लगाते हैं तो जाहिर है आपकी सोच समझ और सूझबूझ भी बहुत ही अमदा होगी। और जो 4 या 5 कंपनी के आपने नाम दिए, मुझे लग रहा है, ये मेरा अनुभव था कि जो मूल्यांकन पर ये कंपनियां आईपीओ लेकर के आई वो अपने आप में बहुत महंगे थे। उसके पश्चात लिस्टिंग के बाद ऐसा कुछ टेबल पे छोड़ा नहीं था मैनेजमेंट ने या फिर इन्वेस्टर बैंकर ने या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने या फिर जो एडवाइजर थे उन आईपीओ के कंपनी के, उन्होंने ऐसा कोई सकारात्मक सा बयान नहीं दिया था। वैल्यूएशन को लेकर के बहुत चिंता होती है। मुझे लग रहा है कि निवेशक पहले आईपीओ में पैसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि लिस्टिंग गेन होता है, ये ज्यादातर नजरिया होता है लोगों का कि झटपट लॉटरी जैसा होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे हेमंत ने भी अभी जिक्र किया कि पिछले 4 या 5 या 6 आईपीओ आए हैं, उसने बहुत ही सकारात्मक रूप से लिस्टिंग भी की है और आज के तारीख में भी जो भाव पे आईपीओ आए थे उससे ऊपर काम कर रहे हैं। तो पेपर कौन सी क्वालिटी है उस आईपीओ की, उस पर ध्यान रख करके अगर आप निवेश करते हैं और नजर लंबी अवधि का रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा उचित होगा। और सेबी ने मेरे ख्याल से काफी कदम उठाए हैं इस समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि साल 2007, 8 और 9 इस 3 साल के दरमियान में जो भी आईपीओ आए वहां पर निवेशकों की पूंजी लुट गई है पूरी तरीके से और कंपनियां तो मतलब गायब ही हो चुकी है, वो लिस्टेड भी नहीं है अभी कुछ कंपनियां। तो ये सब जो सवाल है, जो भी मुद्दे थे, उनको सेबी ने बहुत ही सकारात्मक रूप से आंसर किया है और आई थिंक दे आर डूइंग द राइट जॉब। तो क्वालिटी हम इन्वेस्टर कैसे पता करेंगे कि ये शेयर अच्छी क्वालिटी का है? और दूसरी चीज फेस वैल्यू के ऊपर क्यों नहीं इश्यू होता है? अब ये तो जो सलाहकार है वही जवाब दे सकते हैं कि फेस वैल्यू पर क्यों नहीं होता। अगर मैनेजमेंट देखती है कि कुछ प्रीमियम है और वो कमांड कर सकती है, बिकॉज इवेंचुअली आफ्टर ऑल शेयर प्रीमियम अकाउंट में जो भी पैसा जमा हो जाता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही चला जाता है आखिरकार में, और वो वापस से शेयर धारकों को ही मिलता है अगर बोनस या फिर जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के माध्यम के द्वारा मैनेजमेंट अगर रिवॉर्ड करना चाहती है तो। कैसे पता चले आईपीओ कैसा? तो आईपीओ के पहले हम जैसे ब्रोकर्स, खास करके हमारी जो कंपनी है जियोजित बीएनपी पारिबा, हम बकायदा एक नोट बाहर लाते हैं और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम सर्कुलेट करते हैं कि भैया ये आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने,
या आपको हम सब्सक्राइब या डोंट सब्सक्राइब, ये बहुत ही क्लियर तरीके से, और आजकल कुछ कलरिंग और रैंकिंग की भी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन पर तो सेबी ने काफी कुछ काम किया उसके ऊपर। और उसके बाद एक चीज जो हुई है, जो मैंने ऑब्जर्व करी है, आईपीओ आने काफी कम हो गए। तो ये एक और चीज दिखाता है कि खराब क्वालिटी के आईपीओ देखिए नहीं आ रहे हैं। तो सेबी ने अपना काम पूरा किया। कुछ ऐड करना चाहेंगे? Because see, it is not the job of SEBI to fix the price. तो मर्चेंट बैंकर का काम है। Yeah, it is the job of the merchant bankers. What SEBI is doing is ensuring that there is complete disclosure and that they are following a process. Now, you as an investor has to do your own due diligence to decide whether you should be investing or not. Nowhere does anyone say that IPO is safe. Equity and IPO both are as risky. बिल्कुल। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और अगर आपको इस प्रोग्राम में आना है अगले हफ्ते, तो आपको अपना फोन उठाना है, AIC लिखकर स्पेस देना है और लिखना है इंटरेस्टेड, भेज दीजिए 51818 पर। अगले हफ्ते आप भी इन्हीं इन्वेस्टर्स की जगह यहां बैठे होंगे और अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से सीधे पूछ रहे होंगे। एक ब्रेक लेकर अभी स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, आपका फेवरेट शो, और काफी सारे इन्वेस्टर्स यहां पर मौजूद हैं इस समय अपने सवाल पूछने के लिए। दीपक जी के पास चलते हैं। बताइए दीपक जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। मैं आर्किटेक्ट हूं बाय प्रोफेशन। वेरी नाइस। और आई एम इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ऑलराइट। एंड इट्स बीन 35 इयर्स आई एम इन द इंडस्ट्री। नाइस, बताइए सर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले सन फार्मा ने अगला क्वार्टर्स का रिजल्ट के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस दिए थे, प्रॉफिट वार्निंग दी थी। हाँ, ड्यू टू द मर्जर विथ रैनबैक्सी वी विल नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर गुड रिजल्ट जी हाँ फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स। और उसके 2 हफ्ते बाद जब एक्चुअली रिजल्ट आया तो रिजल्ट अच्छे दिए। जब ये अनाउंसमेंट किया तो शेयर एक ट्रेडिंग सेशन में 150 रुपया गिर गया, और जब ये एक्चुअल रिजल्ट आया तो वही शेयर 150 रुपया 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर चला गया जी। तो ऐसे हालात में इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर ना, ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर क्या करे? ठीक है गौरांग जी बताइए। पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, हमारी कवरेज है सन फार्मा पर और हमने लक्ष्य करीबन 1050 तक के तय किए मौजूदा परिस्थिति में। और सिर्फ रैनबैक्सी को मत देखिए आप, सन फार्मा के पास टारो जैसी कंपनी भी है जो कि एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन करती है बैलेंस शीट के ऊपर। और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे हेमंत ने भी सही जिक्र किया कि निवेशक इन्वेस्टर क्या करे, निश्चिंत रहें, पूंजी है तो 800 के आसपास एक बेहतरीन सुनहरा मौका था निवेश करने के लिए। और आज जब 900 साढ़े 900 के आसपास है सन फार्मा का शेयर, ये सर भी बहुत ही महफूज है आपको निवेश करना है तो देखिए 1 या 2 तिमाही तक। और मैं ये मानता हूं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एक बहुत अहम मुद्दा है, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के जो भी चेतावनी देते हैं वो उनके नजरिए से देते हैं। उसके पश्चात काफी कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर बिकवाली की भी राय दी, उसके बाद अब खरीदारी की राय आ रही है। हेमंत अगर मैं सही हूं तो प्लीज करेक्ट। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे खरीदिए। तो आप निवेशक हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की मैनेजमेंट है और जिस प्रकार की वर्किंग है, होता है कभी कभी कोई कंपनी को अधिग्रहण करते हैं तो 3 या 6 महीने के नजरिए से उनकी बैलेंस शीट पर दबाव आता है, कुछ दिक्कतें होती है फाइनेंशियल्स को लेकर के, जिस कंपनी को टेक ओवर किया है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए कुछ तकलीफ आती है। और मैनेजमेंट का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो आकर के बाजार में बताए, लोगों को बताए कि उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम है। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है। मैं मानता हूं एक आने वाले समय बहुत ही बेहतर रुझान आपको देखने मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत घबराइए। और ये एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एग्जांपल है। देखिए कंपनी आके खुद बता रही है कि नतीजे थोड़े कम आ सकते हैं। आप कह रहे हैं नतीजे आने के बाद ये शेयर चला, तो एक्सपेक्टेशंस दरअसल काफी लो हो गई थी लोगों की, लोगों ने पहले ही शॉर्ट पोजीशंस बनाकर रखी हुई थी, इसलिए आपको वो उछाल जो था वो देखने को मिला नतीजों के बाद। वो ट्रेडर्स का मूव था जिसकी वजह से उछाल देखने को मिला। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। और शैलेंद्र जी अगर मैं सही हूं तो पिछले हफ्ते भी आप आए थे, आपका सवाल तब नहीं हो पाया था, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरे पास सर टाटा मोटर्स के शेयर्स पड़े हुए हैं। मैं अपना खुद का इन्वेस्टमेंट एंड क्लाइंट्स का भी पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं जी। तो मैं जब भी 400 से नीचे आते ये टाटा मोटर्स के शेयर्स, तब से मैंने बाय करना चालू किया है और हर नीचे के लेवल पे एवरेज करता हूं। गौरांग सर और अमरीश सर ने भी रिकमेंड किया है CNBC चैनल पे भी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि चाइना सेल्स को लेके टाटा मोटर्स गिरता जाता है, मतलब 600 से मतलब 40-50% तो गिर चुका है। अगर चाइना के हालात और भी खराब होते हैं तो क्या शेयर्स 90% गिर जाएगा?
मतलब टाटा मोटर्स चाइना का ही शेयर है क्या? अम्बरीश, बहुत लोग चिंतित हैं टाटा मोटर्स को जिस तरह से हर रोज 52 हफ्ते के नए स्तर बना रहा है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया है कि चाइना का जो जॉइंट वेंचर है उसकी अगर वैल्यू 0 भी कर दें तो भी ये शेयर दरअसल उस भाव पर आ गया है, इतने डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पर आ गया है। ये बताइए अब क्या करना चाहिए जिनके पास टाटा मोटर्स है? मुझे तो लगता है कि इवन एट दीज लेवल्स वन शुड बी बाइंग इफ यू टॉकिंग ऑफ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, 1 साल प्लस। एंड एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, आई थिंक इट्स बीन ओवरप्लेड, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं दैट इज पॉजिटिव फॉर चाइना ऑटो इंडस्ट्री, especially because of this you will have the demand moving up. So I think Tata Motors even at the current levels I think you should be buying more. चलिए तो घबराइए मत, अच्छा शेयर आप खरीद रहे हैं, कोई जंक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, लंबी अवधि में अच्छा पैसा बना कर देगा। देवानंद जी भी हमारे साथ हैं और देवानंद जी अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ आए हैं। क्या नाम है आपका? तनेश। चलिए बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। मैं है ना देवानंद कवा हूँ, इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अभी मैं ना बॉम्बे वर्मा ये दिवाली में लिया है, तो अगले 2 साल में दिवाली में बॉम्बे वर्मा कितना जा सकता है? अच्छा, तो और एक जो गौरंग शाखा में खास फैन हूँ, इसके लिए मैं गुजराती में बोलता हूँ केम छो। बताइए। थैंक यू वेरी मच। बॉम्बे बर्मा पर तो मैं विशेष करके टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगले 2 साल यानी कि 2 दिवाली के पश्चात मार्केट कम से कम मुझे लग रहा है कि हम 10,000 के पार तो निफ्टी पर बहुत ही आराम से चले जाएंगे और शायद और भी ऊपर के तरफ के दायरे होंगे। बॉम्बे बर्मा पर पता नहीं अम्बरीश की कवरेज है कि नहीं। आई मीन आई आल्सो डोंट कवर दैट, पर एक बात तो मैं बोलूंगा कि बॉम्बे बर्मा इज अ होल्डिंग कंपनी एंड वन ऑफ द बिगर इन्वेस्टमेंट्स इज ब्रिटानिया, and normally these stocks move based on the underlying investment, but they normally are quoted at a major discount to the NAV. तो उसके बदले तो मैं बोलूंगा that you should be looking at buying Britannia as compared to Bombay Burma. वक्त है इस नोट पर आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आप दोनों का बस समय निकालने के लिए और हमारे इस क्लब में आने के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद आज क्लब में आकर अपने सवाल हमसे पूछने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।